ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ बोला, जज ने कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ और इतने पुलिस आके मुझे ले गई और मैं परेशान हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है। और क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। बुरी जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। पाते और नहीं कर पाते। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं है। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ और इतने में पुलिस आके मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए, ये उससे कम बात नहीं है। इसलिए जब कोई मुझसे कहते कि राजभाषा के तौर पर आपकी क्या कल्पना है, 14 सितंबर का दिन आज है, हम आज के दिन ये सेमिनार क्यों कर रहे हैं? 14 सितंबर 1949 को शाम को 6 बजे एक फैसला हुआ था। एक अजीब सी अफवाह लोगों ने उड़ा रखी है। कहते हैं कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। वोटिंग हुई, आधे वोट हिंदी के पक्ष में उठे, आधे अंग्रेजी के पक्ष में उठे, एकदम बराबर हो गया। कई लोग संख्या बोलते हैं, 77 हो गया। और तब स्पीकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट दिया, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वोट डाल सकते हैं लास्ट में, अगर बराबर हो जाए तो, हिंदी के पक्ष में दिया और इससे हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था संविधान सभा में, सफेद झूठ है। 12 सितंबर को शाम 4 बजे इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई। संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ के देखिए, 180 पेज की डिबेट है राजभाषा की, 180 पेज, एक दो पेज का मामला नहीं है। संविधान सभा के वॉल्यूम 9 में ध्यान से पढ़िए, पेज नंबर लगभग 1130 से 1390 के आसपास का मामला है। 180 पेज की डिबेट है, उसमें खूब मुद्दे हैं, छोटी मोटी वोटिंग हो रही है के मामलों में। संविधान सभा का बेसिक उसूल था कि अंतिम रूप से वोटिंग नहीं करेंगे, सहमति से काम करेंगे। वोटिंग बीच बीच में होती रही। पहला विवाद यह था कि राजभाषा कौन सी हो, हिंदी हो कि अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी हो। अंग्रेजी पर तो बात थी नहीं, हिंदी या हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी कहते थे, पर 1949 में वो थे नहीं। उनका हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी उर्दू का मिक्सचर, जो देवनागरी और फारसी में लिखी जा सके। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हिंदी की बात करता था। अंत में सहमति बनी, हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरा सवाल था कि लिपि कौन सी हो, देवनागरी हो, कुछ ने कहा कि देवनागरी और फारसी हो, कि हिंदी को फारसी में भी लिख सके। कुछ ने कहा देवनागरी और रोमन हो, हिंदी को रोमन में, जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं वैसे लिख सके। खूब विवाद हुआ, अंत में हुआ कि देवनागरी ही लिपि होगी। तीसरा विवाद यह हुआ कि जो अंक हैं हिंदी वाले, जो 1 से 0 से 9 तक के अंक हैं, वो हम अंग्रेजी के ढांचे में लिखेंगे या हिंदी के ढांचे में लिखेंगे। इस पर मतभेद था सबसे ज्यादा। इस पर वोटिंग में बराबरी हुई थी। और अंत में वोटिंग से नहीं, संविधान सभा के बाहर की बातचीत में समझौता हुआ। मुंशी साहब थे, के एम मुंशी थे, आयंगर साहब थे, उनकी बातचीत में समझौता हुआ कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक मान लेंगे। और उसके बाद गहमा गहमी के बाद, 2 घंटे की रिसेस के बाद, 14 सितंबर शाम 6 बजे आखिरी सेशन इस मामले पर हुआ, 2.5 दिन की बहस के बाद। और तब ध्वनि मत से, बिना किसी वोटिंग के प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, देवनागरी उसकी लिपि होगी
और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उसका स्वरूप होगा। इस झूठ को मन से निकाल दीजिए। ये झूठ मैंने भी 1000 बार सुना था अपने अध्ययन के दौरान, हमारे अध्यापकों को भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता रहा कई साल तक। संविधान सभा की डिबेट्स बढ़ी तब समझ में आया कि ये भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरी सहमति के साथ भारत की राजभाषा हिंदी बनी थी 14 सितंबर को, और इसलिए आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस मानते हैं। और क्यों ना बनती, आप सोचिए क्यों ना बनती। दुनिया में 2 तरह के देश हैं, एक इंग्लैंड जैसा है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी मान सकते हैं, आज के समय के जर्मनी मान सकते हैं, उस समय का तो नहीं, आज के जर्मनी मान लीजिए, आप ग्रीस को मान लीजिए। ये सब देश वो हैं जो एक देश एक भाषा वाले लोग हैं। बांग्लादेश को मान लीजिए, बांग्ला बोलते हैं, एक देश एक भाषा है। पर कुछ देश ऐसे होते हैं जहां एक भाषा नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में देखिए, छोटा सा देश है, 3 राजभाषाएं वहां पर हैं। बेल्जियम में देखिए, छोटा सा देश है, पर वहां भाषाएं एक से ज्यादा चलती हैं। तो उस समय एक डिबेट थी कि भारत का मॉडल कौन सा होगा। क्या हम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के मॉडल पे चलेंगे, या हम स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के मॉडल पे चलेंगे। तो क्योंकि भारत में भाषाएं बहुत ज़्यादा थी, उस समय हमने 14 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया। शुरू में 13 को दिया, बाद में एक और जोड़ दिया। तो अब तो खैर 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। डिबेट ये थी कि भारत की राजभाषा कौन सी हो। ऐसे मामले में 2 ही फैसले हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई जितनी महत्वपूर्ण भाषाएं सबको बना दो। अगर सबको बनाएंगे तो हर डॉक्यूमेंट 10 भाषाओं में बनेगा, वो आसान काम नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में क्या तरीका है, जिस भाषा को बोलने वाले, समझने वाले सबसे ज्यादा हैं उसको बना दीजिए। यही सहमति बनी। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने की बात किन लोगों ने की, आपने कभी गौर किया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, गुजरात के थे, गुजराती आदमी। के.एम. मुंशी गुजरात के थे, पटेल गुजरात के थे, आज भी गुजरात के 2 लोग लगे हुए हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की जो बात आई है, हिंदी समाज से ही नहीं आई है। महात्मा गांधी गुजराती व्यक्ति होकर हिंदी के पक्ष में सबसे ज्यादा पड़े हुए थे। महाराष्ट्र में तिलक थे, सावरकर थे, वो मराठी की बात नहीं कर रहे, वो हिंदी की बात कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। आप बंगाल में जाएंगे, केशव चंद्र सेन से परंपरा शुरू होती है, सुभाष चंद्र बोस तक परंपरा जारी है, वो सब हिंदी की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में, दक्षिण भारत तक में ये सहमति बन गई थी। महात्मा गांधी ने पूरी एक संस्था खड़ी की, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। कितने साल तक काम करते रहे वहां पर। एक सहमति बनाई पूरे देश में, क्योंकि इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन बिना एक भाषा के नहीं चल सकता। बेबीलोन की कथा बन जाती, बाबेल जैसी, कि सब लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, लड़े कैसे अंग्रेजों से। इसलिए कांग्रेस ने 1915 के आसपास से ही भाषा पे काम करना शुरू किया, और ये मान लिया कि जब तक अंग्रेजी में काम करेंगे वकीलों का आंदोलन रहेगा, जनता का नहीं बनेगा। वो वकीलों का आंदोलन जनता का आंदोलन तब बना जब लोक भाषाओं में लड़ा गया, और लोक भाषाओं में सबसे बड़ी भूमिका हिंदी की रही। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में कौन सी राजभाषा या संपर्क भाषा बन सकती है, आप डेटा देखिए, सेंसस को देखिए। हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के तौर पर भारत में कितनी है इस समय? 69 करोड़ है 2011 के सेंसस में। 57% ऑफ पॉपुलेशन भारत की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लैंग्वेज में 43.6% है, तीनों मिला लें 57%, 69 करोड़ संख्या है। क्यों है? 10 राज्य हिंदी भाषा वाले हैं। फिर वो सारे राज्य जो संस्कृत से ही बने हैं, वो हमारे ननिहाल के हैं। इसलिए आप महाराष्ट्र जाएंगे, क्योंकि मराठी संस्कृत से बनी है, आपको मराठी हिंदी में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दोनों की रूट सेम है। यही गुजराती में है, यही पंजाबी में है, यही सिंधी में है, यही असमिया में है, यही ओडिया में है, यही बांग्ला में है। ये 7 राज्यों की भाषाएं संस्कृत के रूट से बनी हुई है, इसलिए हमारी रूट सेम होने से दिक्कत नहीं आती है।